हेलो 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 टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? आई होप मेरे नोट्स एंड मेरे लेक्चर से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो रही होगी टू कवर योर सेल बायोलॉजी सिलेबस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 और द लास्ट यूनिट ऑफ योर सेल बायोलॉजी पेपर विच इज़ अबाउट न्यूक्लियस एंड सेल डिवीज़न। तो आज हम आपका यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक जो है, जिसमें मेनली आप लोग को पढ़ना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, वो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पे पॉइंट्स। बस वही पॉइंट्स को आपको अपने कॉपी में एज थ्योरी लिख लेना है। तो जल्दी से अपने पेन पेपर नोटबुक लेके रेडी हो जाइए टू नोट डाउन वेरी ब्यूटीफुल नोट्स। ऑल्सो गेट रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि आपको न्यूक्लियस के बारे में हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ फर्स्ट दिस इज़ द इंट्रोडक्शन स्लाइड। जैसे हम लोग हर टॉपिक में करते आए हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि कैसे हम वो टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं बोल के। तो यहाँ पे वही न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है जो आप लोग को नोट डाउन करना है। ओके, नाउ देखो क्या लिखा है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट तो हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी पढ़ा है, समझा है। और हम ये भी जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे हैव अ वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अ ट्रू न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस सिर्फ मीन्स ट्रू न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होगा। ऑल्सो न्यूक्लियस को बोला जाता है बेटा सेल का कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग सेंटर। दैट मीन्स सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ओके, ऑल्सो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल. It plays a key role in the growth and differentiation of an organism. It was discovered by Scottish botanist Robert Brown in 1831 in orchid root cells, and he also coined the term nucleus. Again, this line is very important. Direct question आता है, who discovered nucleus? इनफैक्ट ईयर भी आपको पूछा जा सकता है। ऑल्सो इन्होंने डिस्कवर भी किया है और कॉइंड भी किया है न्यूक्लियस टर्म। Now, nucleus is absent in this is mature. Okay, nucleus is absent in mature mammalian red blood corpuscles and seed tubes of plants. However, they possess nuclei during early stages of their development. तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम सब मामाल्स का बात करें तो जितने भी एडल्ट स्टेजेस रहते हैं मामाल्स के, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। दैट मीन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो आवर आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, बट दैट डजेंट मीन कि शुरुआत से ही हमारा आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हम रहते हैं ऑफ डेवलपमेंट, उस टाइम हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बट धीरे धीरे एडल्ट स्टेज पहुंचने तक आरबीसी बिकम्स ई न्यूक्लिएटेड। द रीजन फॉर दिस इज, आप सबको पता होगा, बिकॉज आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस एंड एरिया टू हीमोग्लोबिन, आरबीसी बिकम्स ई न्यूक्लिएटेड। बट कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कैमल, कैमल इवन दो ही इज अ मैमल, देयर आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, इनके आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। ओके, ऑल्सो प्लांट के सिव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। रेस्ट बाकी जितनी सेल्स है सब में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नाउ डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियस का, देखो। न्यूक्लियस इज अ conspicuous specialized double membrane bounded organelle which possesses the genetic information for controlling the metabolism, growth and differentiation of the cell. कंस्पीसियस वर्ड का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है तो ऑब्वियसली क्लियरली विजिबल है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि उसके पास हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम्स, डीएनए, जीन्स, ऑल दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड एज अ रिजल्ट वो सेल के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, डिवीजन सब में हेल्प कर रहा है। डन। देन नेक्स्ट स्लाइड। देन नेक्स्ट स्लाइड आप लोग हेडिंग दोगे नंबर, शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, नाउ फर्स्ट हेडिंग आप लोग दे दोगे नंबर। ओके, नाउ क्या लिखा है देखो।
मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस। ज़्यादातर जितने यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास बस एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट और मोनोन्यूक्लिएट। यूनी मतलब भी वन, मोनो मतलब भी वन। नाउ अगर दो न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली हम बाई न्यूक्लिएट बोल देंगे। तो टू न्यूक्ली वाला कंडीशन इज ऑल्सो सीन इन द सेल्स ऑफ पारामेशियम कॉर्डेटम। ये कंप्लीट स्पेसीज एंड जीनस नेम है। पारामेशियम इज द जेनेरिक नेम, कॉर्डेटम इज द स्पेसिफिक नेम। देन कार्टिलेज सेल्स, लीवर सेल्स, देन ट्राई न्यूक्लिएट यानी थ्री न्यूक्लिक कंडीशन सीन इन अगेन पारामेशियम ऑरेलिया। ओके, तो पारामेशियम एंड ऑरेलिया में थ्री न्यूक्लिक कंडीशन रहता है। ऑरेलिया को कॉमनली हम लोग जेलीफिश बोलते हैं एंड इट बिलोंग्स टू सिलेंटेरेटा फाइलम। देन मल्टी न्यूक्लिएट यानी मेनी न्यूक्लिक कंडीशन इज ऑल्सो सीन इन लाइक लेटेक्स वेसल्स, प्लांट के हो गए, सेवेरल फंगी लाइक म्यूकोर, राइजोपस, देन आल्गी, स्ट्रेटेड मसल सेल्स। स्ट्रेटेड मतलब होते हैं स्केलिटल, skeletal muscle cells, then prokaryotes, then bone marrow. Even bone marrow तो 100 nuclei are also present in case of bone marrow. Then multinucleate condition in plant cells is called cenocytic, while it is called syncytium in animal cells. Again this point is very important. Like plant cells में भी multinucleate condition हो सकता है, animal cells में भी हो सकता है, but plant cell वाला multinucleate condition को हम बोलते हैं cenocytic और एनिमल सेल्स वाला को हम बोलते हैं सिंसिटियम। ये टर्म्स आप लोग को डेफिनेटली पता होने चाहिए। हो गया? देन नेक्स्ट आप लोग लिखोगे शेप। तो जेनरली अगर हम बात करें तो मोस्ट सेल्स में न्यूक्लियस का शेप स्पेरिकल रहता है, बट मैच्योर प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस का शेप कैन बी ओवल और इलिप्टिकल। सिमिलरली अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए तो न्यूक्लियस कैन बी क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल और कॉलुमिनर। Even nucleus can be disc shaped in flat cells, रेनिफॉर्म इन पैरामेशियम। पैरामेशियम में न्यूक्लियस का शेप रहता है रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म यानी किडनी शेप। रेनाल वर्ड या रेनी वर्ड इज रिलेटेड विथ किडनी, जैसे हेपाटिक वर्ड इज रिलेटेड विथ लीवर, देन कोरोनरी और कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड विथ हार्ट। सिमिलरली रेनी, रेनाल ये सब वर्ड किडनी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। Then three lobed in basophils and many cubed in neutrophil. तो basophil and neutrophil are different type of WBCs. ओके, तो इनके केस में अगर न्यूक्लियस देखेंगे तो बेसोफिल्स के केस में थ्री लोब्ड न्यूक्लियस रहता है। लाइक लोब्ड मतलब ऐसा कंडीशन, लाइक दिस इज लोब। ये एक एक कंपार्टमेंट को हम लोब बोलते हैं। तो न्यूक्लियस लोब्ड रहता है, और न्यूट्रोफिल में तो मैनी लोब्ड वाला, मैनी क्यूब्ड वाला न्यूक्लियस इज सीन। Then we will talk about size of nucleus. Now size of nucleus depends upon many factors. For example ploidy. प्लॉइडी मतलब आप समझ रहे हो कि सेल का प्लॉइडी नंबर क्या है, सेल डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है कि पॉलीप्लॉयड है। उसके बाद सेल मैच्योरिटी एंड ऑल्सो सेल फंक्शन। हाउएवर नॉर्मल अगर हम एक साइज लें न्यूक्लियस का तो इट इज़ फ्रॉम 5 to 25 माइक्रोमीटर। Then we will talk about position of nucleus. Then generally nucleus lies at the center of the cell. But अगर हम mature plant cells का बात करें तो आप लोग अगर plant cell का structure अच्छे से देखे हो तो plant cell में major central area is occupied by a very large vacuole. ओके और वैक्यूल तो मतलब प्लांट सेल में भी रहता है, एनिमल सेल में भी रहता है, बट एनिमल सेल में स्मॉल साइज्ड वैक्यूल एंड मेनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बट प्लांट सेल में सिर्फ एक, जेनरली एक ही वैक्यूल रहता है और वो बहुत बड़ा रहता है और सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करके रहता है। नाउ बिकॉज वैक्यूल इज लोकेटेड सेंट्रली एट द प्लांट सेल, ऑब्वियसली द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द पेरिफेरी। तो उस केस में न्यूक्लियस पेरिफेरी में प्रेजेंट रहता है, यानी क्या बोलेंगे, सेंटर में नहीं रहता न्यूक्लियस, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, सेल के बाहर तरफ रहता है, वॉल्स की तरफ रहता है और सेंट्रल में वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। और वैक्यूल का काम क्या है तो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है। वैक्यूल इज सच ए सेल ऑर्गेनल विच इज कंसर्न विथ स्टोरेज। वो किसी भी चीज़ का स्टोरेज हो सकता है, लाइक सेल सेप हो गया, फूड हो गया, एनीथिंग, बट इट विल स्टोर। ओके, completed number, shape, size and position. Then moving to next slide. Now यहाँ पे लिखा हुआ है chemical composition of nucleus.
ओके ये सब चीज़ें आप लोग को मेंशन करनी है अगर आपका टॉपिक आ रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और जेनरली मेरे हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आना चाहिए कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप लोग डिस्क्राइब करो। अगर शॉर्ट नोट में आ रहा है तो आप फिर अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना कि मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वही लिखो आप और ज़्यादा डिटेली ना लिखो। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन अगर देखें तो न्यूक्लियस में पहले प्रेजेंट होता है सम बेसिक प्रोटीन्स और वो बेसिक प्रोटीन्स का नाम है हिस्टोन्स। इसके बारे में मैं अभी आगे भी बताऊंगी आप लोग को। और वो रहता है अबाउट 15%। देन सम एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स, एंजाइम 65%, डीएनए 9 to 12%, आरएनए 5%, लिपिड्स 3% एंड मिनरल एलिमेंट्स ट्रेसेस, ट्रेसेस मतलब वेरी मिनिमल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। देन इतना तक। देन बेटा जी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे एक वाइट स्लाइड ले लिया है ताकि मैं आप लोग को समझा दूँ, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। एक बार अगर आप लोग समझ जाओगे चीज़ को, उसके बाद स्लाइड्स में जो पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए लिखा है वो हम रीड आउट कर लेंगे एक साथ। डन। तो ध्यान से अभी सुनना है सब चीज़ों को जो भी मैं बोल रही हूँ ना। अगर जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अगर हम न्यूक्लियस का बात करें तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। दैट मीन्स इसके दो वॉल्स होंगे या दो लेयर होंगे, एक होगा आउटर लेयर, एक होगा इनर लेयर। ओके तो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बेटा। ओके तो जैसे मैंने बोला न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रानस स्ट्रक्चर, तो मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ। ओके so nucleus consists of two layers or two membrane. First outer layer, okay, इसको हम बोल देंगे outer membrane. Then inside the outer membrane there is inner membrane or inner layer of nucleus, and combinedly both outer membrane and inner membrane is known as nuclear envelope. दैट मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, तो न्यूक्लियर एनवेलप इज द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लेयर्स अरेंज्ड विच आर नोन एज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। समझ आया तक इतना तक। और जैसे हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट रहता है, जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेम यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन भी वैसे ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हुए हैं। ओके नाउ इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ स्पेस, आप लोग देख सकते हो, वो स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। डन। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इंटर न्यूक्लियर स्पेस, एंड द width of perinuclear space is about 10 to 50 nanometer. ओके देन इनसाइड द न्यूक्लियस जितना स्पेस आप लोग देख रहे हो वो सब स्पेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर वाला जो स्पेस है, जेली लाइक फ्लूइड लाइक पोर्शन, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज न्यूक्लियर सैप। सैप का मतलब भी होता है बेटा लिक्विड या फ्लूइड। Sometime it can also be referred as nuclear matrix. न्यूक्लियोप्लाज्म को कुछ बुक्स में न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोला गया है। हाउएवर अगर हम मोर अप्रोप्रिएटली बात करें बेटा तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है बेसिकली नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स या प्रोटीनिशियस नेटवर्क, जो बेसिकली सेल का या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस का शेप को मेंटेन करते हैं, क्रोमैटिन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मतलब ओवरऑल न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज द न्यूक्लियोस्केलेटन। जैसे साइटोस्केलेटन था सेल का, हमने पढ़ा था, वैसे ही न्यूक्लियोस्केलेटन होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। बट अगेन जैसे मैंने बोला, बहुत सारे बुक्स में न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स को डायग्राम में एक ही साथ लेबलिंग किया रहता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन जब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर तो हम दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे। डन इतना तक। अब इनसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म जस्ट बिलो द इनर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स
इनफैक्ट मैं बोलूँ अ लेयर ऑफ प्रोटीन्स इज प्रेजेंट लाइक दिस। मतलब जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी के अंदर तरफ लेयर ऑफ प्रोटीन्स और थ्रेड ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर बेसिकली अटैच टू द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उस लेयर को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर लेमिना। व्हाट इज न्यूक्लियर लेमिना? तो दे आर प्रोटीनिशियस लेयर और प्रोटीनिशियस नेटवर्क विच आर अटैच्ड टू द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ये न्यूक्लियर लेमिना बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ मेनी प्रोटीन्स which are known as lamine proteins and also they are made up of intermediate filaments। और न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या है बेटा? तो कुछ हद तक ये लोग डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं न्यूक्लियस को। ऑल्सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। ऑल्सो इनका काम रहता है कि लोग क्रोमैटिन्स को होल्ड करके रखते हैं। ओके, दे होल्ड द क्रोमैटिन्स। क्लियर इतना तक? नाउ inside the nucleoplasm many thread like structures are present which are known as chromatin। तो यहाँ पे inside अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में जस्ट न्यूक्लियर लेमिना के नीचे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन। तो बेसिकली दीज आर क्रोमैटिन। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही है। नाउ क्रोमैटिन क्या है बेटा? तो क्रोमैटिन होता है अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो आप लोग को पता होगा। तो अगर हम बात करें थोड़ा बहुत, तो क्रोमैटिन बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन जेनरली प्रेजेंट रहता है जब इंटरफेज चल रहा होता है सेल का। दैट मीन्स जब हम लोग सेल डिवीजन प्रॉपरली पढ़ेंगे, आप लोग के टॉपिक में दिया हुआ है, तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम लोग दो फेजेस में डिवाइड करके रखे रहते हैं। एक होता है इंटरफेज जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज या प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं, और एक होता है डिवाइडिंग फेज। तो इंटरफेज में बेसिकली सेल इज रेस्टिंग, बट रेस्टिंग कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि सेल इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल इज रेस्टिंग, सेल इज डूइंग डीएनए रेप्लिकेशन, सेल अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, एंड सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और इंटरफेज खत्म होने के बाद चालू होता है डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड हो रहा है इनटू टू डॉटर सेल्स। ओके, तो जब इंटरफेज चल रहा होता है सेल का, तो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन। बट जब सेल डिवाइडिंग फेज में आ जाता है तो दिस क्रोमैटिन गेट कंडेंस्ड और अरेंज्ड इनटू द फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म whereas क्रोमैटिन इज द अनकंडेंस्ड फॉर्म। समझ आया इतना तक? और क्रोमैटिन अगर हम बात करें, जैसे क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है, सेम क्रोमैटिन इज ऑल्सो मेड ऑफ डीएनए। क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है डीएनए। Along with DNA, also there are some proteins present which are known as histone proteins। That means हम बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन एक टाइप का न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए एंड आरएनए को हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो उस हिसाब से न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोप्रोटीन। तो क्रोमैटिन एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्रोमैटिन में डीएनए भी प्रेजेंट है प्लस कुछ प्रोटीन्स जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन है क्या? तो ये भी अगेन हम लोग आगे धीरे धीरे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर। बट थोड़ा अगर बताऊं तो बेसिकली जो हमारा डीएनए होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर प्लस इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो उसको बैलेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं बेसिक नेचर के प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑल्सो अगर हम बात करें तो डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है बेटा। डीएनए इज अबाउट 2.2 मीटर इन लेंथ। तो सोचो हमारी बॉडी, हमारा तो मल्टी सेलुलर बॉडी है, दैट मीन्स हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, दैट टू बी माइक्रोस्कोपिक सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, फिर उसमें क्रोमोसोम और उसके अंदर डीएनए। तो इतना हाई लेंथ वाला डीएनए इतने छोटे छोटे सेल्स के अंदर पैक कैसे होके है? दैट इज ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन्स। दैट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स एक तरीके से डीएनए पैकेजिंग का काम कर रहे हैं।
डन, इतना तक समझ आया आप लोग को? थोड़ा मैं नीचे वाला सेक्शन रब कर रही हूँ ताकि हम और अलग अलग चीजें यहाँ पे लिख सकें और समझ सकें। ओके, नाउ ये जो क्रोमैटिन रहता है बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन एंड सेकेंड पार्ट और सेकेंड टाइप इज यूक्रोमैटिन। नाउ अगर मैं बात करूं यू का मतलब होता है ट्रू। तो जो यू क्रोमैटिन है दैट इज ट्रू क्रोमैटिन। ट्रू क्रोमैटिन मतलब क्या बेटा? क्रोमैटिन के पास क्या है? डीएनए। तो हमको डीएनए से डीएनए बनवाना है, डीएनए से आरएनए बनवाना है। यानी यू क्रोमैटिन क्रोमैटिन का वो हिस्सा होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन उस रीजन में ही हो रहा है। जैसे पूरा क्रोमैटिन में दो हिस्से रहते हैं, एक हिस्सा को हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन वाला हिस्सा, एक हिस्सा को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन वाला हिस्सा। यूक्रोमैटिन वो हिस्सा है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, वेरेज हेटेरोक्रोमैटिन वाला वो हिस्सा रहता है क्रोमैटिन का जो इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और इनर्ट है। समझ आया? सेकेंड चीज, यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड रीजन। मतलब क्रोमैटिन, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोग का इस डायग्राम में, तो ये वाला जगह आप लोग देखो, ये जो यूक्रोमैटिन, ये जो क्रोमैटिन है वो कितने लूजली पैक्ड है, तो उस क्रोमैटिन को हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। वेरेज आप ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे आप लोग देखोगे क्रोमैटिन थोड़ा डेंसली पैक्ड है, तो वो हिस्सा ऑफ क्रोमैटिन को हम बोल देंगे हेटेरोक्रोमैटिन। दैट मीन्स हेटेरोक्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड रीजन एंड यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड रीजन। समझ आया? देन नेक्स्ट चीज, यहाँ पे देखो बेटा, क्रोमैटिन वर्ड जब आप देख रहे हो, क्रोमैटिन में लिखा है क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। दैट मीन्स क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कलर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेन्स। स्टेन्स मतलब क्या? डाई। तो जेनरली बेसिक डाइज आर यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमैटिन। समझ आया? तो वैसे ही जब हेटेरोक्रोमैटिन को स्टेनिंग किया जाएगा तो इट अपीयर्स एज डार्कली स्टेन्ड। मतलब जब आप हेटेरोक्रोमैटिन को स्टेन करोगे तो वो डार्कली स्टेन्ड रीजन दिखाई देगा, वेरेज यू क्रोमैटिन को जब स्टेन किया जाएगा तो वो लाइटली स्टेन्ड रीजन जैसा दिखाई देगा। समझ आया इतना तक? इतना तक ही आप लोग को समझना है क्रोमैटिन में। ये मैं आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझा दे रही हूँ। डरना नहीं है कि मैम सब चीज़ लिख दे रहे हैं फिर रब कर दे रहे हैं, कैसे समझें हम लोग? अभी बस समझो चीज़ों को। आगे सब कुछ डायग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और एक बार भी सब कुछ बोलूँगी जब हम लोग स्ट्रक्चर पूरा रीड आउट करेंगे। समझ आया इतना तक? क्रोमैटिन इज कंप्लीटेड। रब कर रहे हैं क्रोमैटिन वाला हिस्सा ताकि हम और चीज़ें लिख पाएँ कि then the next structure which is present inside the nucleus or nucleoplasm is a dark membraneless structure which is known as nucleolus. न्यूक्लियस के अंदर और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस कैसा स्ट्रक्चर है? तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉन मेम्ब्रानस या मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, मतलब इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा। अगेन ये क्वेश्चन भी आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि नेम अ नॉन मेम्ब्रानस स्ट्रक्चर, तो आप लोग का आंसर होगा न्यूक्लियोलस। तो अब इस चीज को समझो, अगर न्यूक्लियोलस का कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। डन इतना तक? देन अगर हम देखें तो न्यूक्लियोलस एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर डेंसली प्रेजेंट रीजन जैसा दिखाई देता है। और न्यूक्लियोलस का मेजर काम क्या है यहाँ पे? तो न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए मतलब क्या होता है बेटा? राइबोसोमल आरएनए। दैट मीन्स न्यूक्लियोलस में आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। अब आरआरएनए बन रहा है तो ऑब्वियसली राइबोसोम्स भी बनेंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। समझ आया इतना? अब जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी। अ सिंगल सेल कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी न्यूक्ली।
जैसे न्यूक्लियस इज सिंगुलर वर्ड, एक सेकेंड, एंड प्लूरल वर्ड इसका होता है न्यूक्ली। वैसे ही न्यूक्लियोलस इज अ सिंगुलर टर्म एंड न्यूक्लियोली इज अ प्लूरल टर्म। तो ठीक उसी तरह एक न्यूक्लियस में मोर देन वन न्यूक्लियोलस कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। दैट मीन्स अ सिंगल न्यूक्लियस कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोली। समझ आया? अब कैसे पता चलेगा कि कौन से न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियोली प्रेजेंट होंगे? तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइजिंग बाय द सेल। मतलब जो सेल ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है उस सेल के न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम बना रहे हैं और राइबोसोम ही आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे। समझ आया ये चीज़ भी? कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में थोड़ा रब कर दे रही हूँ, ओके, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर थिंग्स। Then the next thing is the outer nuclear membrane is continuous with ER. ER हम लोग पढ़े हैं. What is ER? ER is endoplasmic reticulum and it is the part of endomembrane system and ER is the single membrane bound structure. तो ER continuously present रहता है with the outer nuclear membrane. इनफैक्ट हम बोल सकते हैं द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ ER और वी कैन से द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। और कौन सा ER बेटा? तो RER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। नाउ जैसे इसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट है और क्योंकि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके साथ कंटिन्यूस है, दैट मीन्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। क्लियर? इतना तक समझ आ गया आप लोग को? डन। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनवेलप का, तो फॉर सपोज इफ दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and this is inner nuclear membrane. Now at some point or at some junction, the outer nuclear membrane starts to get fused with the inner nuclear membrane. That means कुछ कुछ ऐसे हिस्से, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं. Okay, this is outer membrane, this is inner membrane, and as a result you can see there is the formation of a channel like स्ट्रक्चर और एपार्चर यानी एक ओपनिंग फॉर्म हो रहा है और इस ओपनिंग से चीज़ें आना जाना कर सकती है और यही ओपनिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. अब ये पूरा न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है. लाइक फॉर सपोज यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, देन न्यूक्लियर पोर, ऐसे कुछ कुछ इंटरवल्स में न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. And this nuclear pore allows the entry and exit of different type of proteins, enzymes, everything. ओके, और यहाँ पे चीज़ें अंदर आ भी सकती है, जा भी सकती है. दैट मीन्स यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है चीज़ों का फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर. क्लियर? समझ आया इतना तक? इतना ही था, इतना ही हमको डिस्कस करना था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. आई होप आप लोग को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अब हम वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो रीड आउट कर लेंगे और समझ लेंगे जल्दी जल्दी कि क्या क्या हमको करना है, एग्जाम में क्या क्या लिखना है. ओके, we will start with the structure of nucleus. आप लोग हेडिंग दोगे structure of nucleus और यहाँ पे जैसा मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है वैसा आप लोग को लिखना है अपने कॉपी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोग हेडिंग दे दोगे न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका. इससे पहले आप लोग एक लाइन लिख सकते हो दैट अ टिपिकल न्यूक्लियस, आप लोग ये लाइन लिख लेना, अ टिपिकल न्यूक्लियस consist of following parts. Okay, and then you will give number 1 and you will write
न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका। कैरियो वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड विथ न्यूक्लियस। इवन हम लोग जब सेल डिवीजन भी डिस्कस करेंगे उसमें आता है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो वर्ड जो है वो न्यूक्लियस को रेफर करता है, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एंड थीका मतलब होता है कवरिंग, यानी कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर एनवेलप. Now, under electron microscope, the nuclear envelope is seen to consist of two membranes, that is outer and inner nuclear membrane, separated by a perinuclear space जिसका width है 20 नैनोमीटर. ये हम लोग ने पढ़ लिया ऑलरेडी. Each of the two nuclear membrane, अगर outer membrane and inner membrane का separately हम बात करें तो उनका जो thickness है that is 7 to 10 नैनोमीटर. appears to have trilamellar unit membrane structure. Trilamellar यानी थ्री पैरेलल लेमिला लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा. The outer nuclear membrane communicates with the endoplasmic reticulum at many points and has several ribosomes on its outer side, rough endoplasmic reticulum और RER. तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बोला कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज कंटिन्यूअस और कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट मेनी पॉइंट. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दो टाइप का होता है बेटा, SER, RER. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड रहता है दैट इज बेसिकली RER. तो जैसे RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर में भी सेवेरल राइबोसोम्स कैन बी प्रेजेंट. डन. देन सेकेंड स्ट्रक्चर आप लोग लिखोगे न्यूक्लियर लेमिना. न्यूक्लियर लेमिना मैंने आप लोग को बताया कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनके द्वारा क्रोमैटिन फाइबर्स आर अटैच्ड, उनको हम न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं. द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लिंक्ड ऑन द इनर सरफेस बाय अ न्यूक्लियर लेमिना और फाइब्रस लेमिना. क्या है ये? तो इट इज अ प्रोटीन फाइब्रस नेटवर्क ऑफ 15 to 30 नैनोमीटर थिक that connects the inner nuclear membrane with the chromatin. तो न्यूक्लियर लेमिना बेसिकली एक प्रोटीन नेटवर्क है जो कि क्रोमैटिन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ऑल्सो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रोमैटिन के साथ कनेक्ट कर रहा है. अब न्यूक्लियर लेमिना 3 एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं जिनका नाम है लेमिन A, B and C. और हर लेमिन प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज़ अ रॉड लाइक टेल विच इज ऑफ 52 नैनोमीटर लॉन्ग एंड 2 ग्लोब्यूलर हेड. 3 लेमिन प्रोटीन से बने हैं A, B and C. हर लेमिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उनका एक रॉड लाइक टेल होगा एंड 2 ग्लोब्यूलर हेड्स प्रेजेंट होंगे. डन. नाउ न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या है बेटा? इट हेल्प द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस टू रीच न्यूक्लियर, ये इसको कट कर देना, टू रीच न्यूक्लियर पोर्स एंड इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग माइटोसिस एंड इट्स रीअसेंबली एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. तो बिसाइड्स कनेक्टिंग क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियर लेमिना का और भी बहुत सारा काम होता है. बेसिकली ये हेल्प करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो न्यूक्लियर पोर तक पहुंच पाए, ताकि अगर उनको बाहर जाना है न्यूक्लियस के तो वो लोग जा सकते हैं. ऑल्सो ये हेल्प करता है कि जब हमारा सेल डिवीजन प्रोसेस चल रहा है, लाइक माइटोसिस प्रोसेस चल रहा है, तो माइटोसिस में बहुत सारी स्टेजेस होते हैं. उसमें से बेटा फर्स्ट जो आप लोग का प्रोसेस होता है दैट इज कैरियोकाइनेसिस. उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस. थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को होगा, +2 में पढ़े हो तो कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज. तो प्रोफेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा कि उसमें होता है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस या डिसइंटीग्रेशन होता है माइटोसिस में, दैट इज ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर लेमिना. उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट फेज होता है टीलोफेज, उसमें वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब स्ट्रक्चर रीअपियर होने लग जाते हैं. तो वही लिखा है कि फर्स्ट माइटोसिस का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रहा है और उसके लास्ट में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो रहा है, रीअसेंबली हो रहा है, दोनों में न्यूक्लियर लेमिना हेल्प करते हैं. डन. समझ आया इतना तक आप लोग को?
देन नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो मैंने आप लोग को रफली समझाया वही ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, और ये डायग्राम आप लोग को अपने एग्जाम कॉपी में, थ्योरी कॉपी में बनाना है बेटा, ठीक है। तो देखो सेम लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, अंदर जितना जगह है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। देन इनसाइड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं दिखाया गया बेटा, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर लेमिना और प्रोटीनिशियस नेटवर्क आर प्रेजेंट। उनको होल्ड करके प्रेजेंट है क्रोमैटिन थ्रेड्स, उसी को हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं या क्रोमैटिन रेटिकुलम बोल लो। नाउ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को मिला के हम बोल लेते हैं न्यूक्लियर एनवलप। नाउ दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, दिस इज न्यूक्लियोलस, देख रहे हो एक डेंस्ड स्पेरिकल स्ट्रक्चर है बट नॉन मेम्ब्रानस है। अगेन डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कि नेम अ सेल ऑर्गेनेल विच इज नॉन मेम्ब्रानस, मतलब जिसका कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो दैट इज न्यूक्लियोलस। उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज कंटिन्यूअस विथ RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के कारण आउटर मेम्ब्रेन के पूरे सरफेस में राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। डन, सिंपल डायग्राम है, अपने हिसाब से सिंपली आप लोग को बनाना है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर पोर्स। नाउ न्यूक्लियर पोर्स आर सीन इन द न्यूक्लियर एनवलप एज सर्क्यूलर एपार्चर। एपार्चर मतलब होता है बेटा ओपनिंग। तो जैसे हमने देखा भी था, डिस्कस भी किया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि न्यूक्लियर एनवलप में कुछ सर्क्यूलर ओपनिंग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। दे आर लाइक टाइनी होल्स विच आर प्रेजेंट। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर पोर, तो दे एक्ट लाइक गेट और डोर ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे हमारे घर में दरवाजा होता है, अगर हम दरवाजा खोल रहे हैं तो ही बाहर से कोई अंदर आ पाएगा या अंदर से कोई बाहर जा पा रहा है, दरवाजा बंद है तो कुछ नहीं आना जाना हो सकता। उसी तरह न्यूक्लियस के लिए गेट या डोर जैसे काम करते हैं न्यूक्लियर पोर। बेसिकली इनका काम ये रहता है टू कंट्रोल व्हाट इज एंटरिंग इनसाइड द न्यूक्लियस और व्हाट इज लीविंग इन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाउ द नंबर ऑफ पोर्स पर न्यूक्लियर वेरीज, मतलब जरूरी नहीं है कि एक न्यूक्लियस में कितना पोर होंगे, उसका नंबर वेरी करता है। मैच्योर इरिथ्रोसाइट ऑफ फ्रॉग के पास अबाउट 150 न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट, वेरेज अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पोर्स कैन बी अप टू 30 मिलियन इन द oocyte ऑफ जीनोपस लिवेस। अगेन ये एक साइंटिफिक नेम है तो आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली। दैट मीन्स अलग अलग सेल के न्यूक्लियस में अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स कैन बी सीन। नाउ न्यूक्लियर पोर पोजेस एन्यूलस। नाउ एन्यूलस मतलब क्या समझते हो आप लोग, तो एन्यूलस का मतलब होता है बेटा सर्क्यूलर रिंग। ओके, अगर मैं सिर्फ एन्यूलस वर्ड का मतलब बताऊं तो सर्क्यूलर रिंग और रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, अगेन आप लोग का एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो अगेन मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आप लोग को डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है। बट अगर आप लोग के क्वेश्चन में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो आप लोग को इसके बारे में उतना डिटेल नहीं लिखना है, इसीलिए जितना अभी के लिए दरकार है बस मैं उतना ही आप लोग को बता रही हूँ। तो अगर एन्यूलस का बात करें तो ये लोग रिंग शेप्ड प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स रहते हैं विच आर composed of many subunits or granules, and this annulus line the whole nuclear pore। पूरा न्यूक्लियर पोर में लाइन होके या लाइनिंग करके ये एन्यूलस प्रेजेंट रहते हैं और यही हेल्प करते हैं एक्चुअली में टू एंटर एंड एग्जिट। ना जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर पोर्स आर हाईली सिलेक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ आ रहा है तो वो सेल के अंदर चला जाएगा, कुछ भी चीज़ आ रहा है सेल के बाहर चला जाएगा, ऐसे नहीं। दे आर हाईली सिलेक्टिव एंड दे ओनली अलाउ द रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू पास। और वो सब्सटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं, आयरन, प्रोटीन्स। ओके, देन नेक्स्ट लिखा हुआ है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग NPC भी बोलते हैं। एंड ईच न्यूक्लियर पोर contains a nuclear pore complex and the nuclear pore complex is made of many proteins। मतलब अगर सिंपल बोलूं तो न्यूक्लियर पोर एक बहुत बड़ा लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका डायमीटर अबाउट 120 नैनोमीटर एंड थिकनेस इज अबाउट 50 नैनोमीटर। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज रिवील दैट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हैज एन 8-fold सिमेट्री
एट फोल्ड सिमेट्री मतलब होता है कि इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो फर्स्ट तो आता है एन्यूली। एन्यूलस है सिंगुलर टर्म, एन्यूली होता है प्लूरल टर्म। तो एन्यूली मतलब मैंने जैसे बोला रिंग्स, तो अराउंड द न्यूक्लियर पोर मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट, जिसको हम एन्यूली बोल रहे हैं। Then a set of large protein granules arranged in octagonal pattern and a large central granule plugging the pore. Octagonal मतलब होता है 8। तो जैसे यहाँ पे लिखा ही है कि 8 फोल्ड सिमेट्री है, दैट मीन्स अगर हम लोग स्ट्रक्चर बात करें न्यूक्लियर पोर का कैसे रहता है, तो दिस इज अ सेंट्रल ग्रेन्यूल, और ये सेंट्रल ग्रेन्यूल के चारों तरफ अबाउट 8 लार्ज प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। देखो मैं यहाँ पे लार्ज 8 प्रोटीन ग्रेन्यूल्स कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीच में एक लार्ज सेंट्रल ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहता है और ऑक्टागोनल मैनर में उसको सराउंड करके 8 लार्ज प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। 8 रेडियल स्पोक्स एक्सटेंड फ्रॉम प्लग टू रिंग्स, और यही जो 8 प्रोटीन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इनमें से स्पोक्स निकलते हैं। स्पोक मतलब कैसा होता है, जैसे हम लोग का चक्का होता है ना, साइकिल का चक्का कैसा रहता है, ऐसा रहता है, यहाँ से ऐसे स्पोक्स निकले रहते हैं। तो वैसा ही 8 रेडियल डायरेक्शन में स्पोक्स निकले हुए रहते हैं फ्रॉम द सेंटर, यानी ये सेंट्रल ग्रेन्यूल से, सेंटर रीजन से 8 रेडियल स्पोक्स आर एक्सटेंडेड। Each nuclear pore complex transport about 100 histone molecule per minute during DNA synthesis. दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेजरली हम देखें तो न्यूक्लियर पोर का काम ये रहता है कि वो हिस्टोन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो बेसिकली बस इतना जो मैंने आप लोग को अभी चीज़ें बताई न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में, वही चीज़ आप ध्यान में रखो। इसके लिए मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी पक्का, जिसमें मैं आप लोग को अगेन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में विद डायग्राम बहुत अच्छे से समझाऊंगी। डन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही जनरली हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं बेटा, बट बहुत सारे बुक्स में दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फाइब्रिल्स दैट ट्रांसवर्स द होल न्यूक्लियस। तो बेसिकली अलग अलग बुक में अलग अलग व्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखा रहता है कि जो अंदर वाला स्पेस है न्यूक्लियस का उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोला गया है। और जैसे न्यूक्लियर एनवलप, उसके बाद रहता है न्यूक्लियर लेमिना, उसके बाद फिर प्रेजेंट रहता है मैट्रिक्स। तो जनरली ये चीज़ भी करेक्ट है, और बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोला जाता है, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट फिर भी अगर पूरा मोर एक्यूरेटली, थोड़ा हाईली अगर हम सोचें और देखें तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि जेली लाइक होता है, फ्लूइडी नेचर का होता है हल्का सा। वहीं न्यूक्लियर मैट्रिक्स का अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एक प्रोटीन का नेटवर्क प्रेजेंट है, जो कि मेनली न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख रहा है, उसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब डायग्राम में लेवलिंग कर रहे हो तो आप दोनों को एक लेवल कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर में आपको दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, विच इज़ मोर एक्यूरेट। ओके, तो मैट्रिक्स का काम क्या, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करता है। न्यूक्लियर लेमिना प्रोवाइड अटैचमेंट साइट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में ही न्यूक्लियर लेमिना को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर लेमिना का जैसे हम पढ़ चुके हैं उसका काम क्या है, इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमैटिन और टीलोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम। now suppose if this is a chromosome, तो क्रोमोसोम का जो एंडिंग रीजन है, दिस रीजन आर नोन एज टीलोमियर्स, द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज टीलोमियर्स। ओके, देन नेक्स्ट हेडिंग दोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को ऑल्सो न्यूक्लियर सैप बोला जाता है। सैप मतलब होता है फ्लूइड पार्ट। Now nucleoplasm is transparent, semi-solid, granular and slightly acidophilic ground substance of the nucleus. जितने भी डिफरेंट न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि क्रोमैटिन, रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, सब कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, बायोकेमिकल्स
like nucleotides, nucleoside, triphosphat, protein, enzyme, minerals, ribonucleoprotein particles, etc. are present. ऑल्सो न्यूक्लियोप्लाज्म को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम सब यूनिट। यानी डीएनए, आरएनए और राइबोसोम को बनाने के लिए जितनी भी रॉ मटेरियल, प्रोटीन, एंजाइम दरकार रहती है वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का और एक रोल है, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस एक टाइट होके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी वो फ्लैसिड नहीं हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ऑल्सो न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑल्सो न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगेन स्पिंडल फाइबर्स आप लोग का सेल डिवीजन का पार्ट है। ये लोग ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि सेंट्रियोल से निकले हुए रहते हैं और जो क्रोमोसोम को पुल करते हैं टूवर्ड्स द पोल्स। डिटेल हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप ये वाला स्लाइड आप लोग को समझ आया है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग करके आप लोग को स्ट्रक्चर में लिखना है। हम लोग मोटा मोटी दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं बोल के बोल देते हैं। डायग्राम में भी आप लोग लेबलिंग करोगे तो चलेगा सेम, बट अगर मोर एक्यूरेटली हम लोग देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जितना फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। वेरेज न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन नेटवर्क प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करता है, दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। देन आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बेटा क्रोमैटिन और न्यूक्लियर रेटिकुलम। रेटिकुलम मैंने आपको बताया नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। तो बेसिकली क्रोमैटिन क्या है? लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म आर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स. Chromatin fibers are only observed at interphase stage of cell cycle. During cell division, these fibers become thick, short thread-like structure known as chromosome. एग्जैक्ट जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने आप लोग को समझा दिया है। इंटरफेज के टाइम में क्रोमैटिन फाइबर्स रहते हैं, बट जैसे ही डिवाइडिंग फेज आ जाता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे टू फॉर्म क्रोमोसोम। ओके, नाउ क्रोमैटिन रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप। आप लोग का डिटेल दिया हुआ है सिलेबस में टू रीड अबाउट क्रोमैटिन एंड इट्स टाइप, तो हम लोग डिटेल एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे भी, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत जो आप इंक्लूड करोगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में वो आप लोग को ये चीज़ें लिखनी है कि क्रोमैटिन रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन, एक होता है यूक्रोमैटिन। यू का मतलब होता है ट्रू। तो यूक्रोमैटिन जो है वो एक तरीके का ट्रू रीजन है क्रोमैटिन रेटिकुलम का, क्योंकि क्रोमैटिन का वही हिस्सा होता है जो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। दैट मीन्स यूक्रोमैटिन इज मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली एक्टिव रीजन, वही आगे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली इनर्ट होता है, यानी इनएक्टिव होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब प्रोसेस में हेटेरोक्रोमैटिन डजंट पार्टिसिपेट। देन यूक्रोमैटिन इज अ लाइट स्टेन रीजन, और हम बोल सकते हैं इट इज लूजली पैक्ड रीजन। क्रोमैटिन का जो लूजली पैक्ड रीजन रहता है, जो लाइट कलर का दिखता है, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। वहीं हेटेरोक्रोमैटिन एक डेंसली पैक्ड रीजन है और इसीलिए वो डार्कली स्टेन रहता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे स्टेन्ड वर्ड यूज किया गया है बार बार। स्टेनिंग मतलब क्या? कलरिंग। तो क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको कि स्टेन किया जा सकता है। क्रोमैटिन वर्ड में आप देखो वर्ड आ रहा है क्रोमा। क्रोमा मतलब होता है कलर, दैट मीन्स इट इज अ कलर्ड बॉडी। तो क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक डाइज। बेसिक डाइज को यूज करके इसको स्टेनिंग किया जा सकता है। तो जो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन रहेंगे वो थोड़ा डार्कली स्टेन्ड होंगे, यूक्रोमैटिन वाले लाइटली स्टेन्ड होंगे। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर ऑफ मियोसिस ऑकर्स ओनली इन यूक्रोमैटिन पार्ट। तो जैसे मैंने बोला कि बेसिकली यूक्रोमैटिन ही एक्टिव रीजन है, तो जब मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो भी यूक्रोमैटिन वाले पार्ट में ही होता है।
Now chemically chromatin consists of DNA 31%, RNA 5%, histone protein 36% and also some non-histone protein which is 28%. And chromatin is the site of hereditary material, that is the genes containing DNA molecule. तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम. सपोज इफ दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है डीएनए और फिर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है जीन्स. और जीन्स ही वो चीज है, वो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो वैसे ही जब क्रोमोसोम नहीं है यानी क्रोमैटिन है इंटरफेस स्टेज में, तो क्रोमैटिन में वो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी जीन्स डीएनए ये सब क्रोमैटिन में प्रेजेंट है इंटरफेस स्टेज में, उसके बाद क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे. ऑल्सो क्रोमैटिन में रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस. रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है बेटा? डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, यानी जब डीएनए अपने जैसे ही बहुत सारे कॉपीज बनाता है तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. और ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हो जाएगा? डीएनए टू आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. देन वो सब भी क्रोमैटिन वाले रीजन में ही हो रहा है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. ये एक मेम्ब्रेनलेस स्पेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर रीजन में या फिर पेरिफेरल रीजन में भी लोकेटेड होके रह सकता है. एंड इट इज़ द प्रिंसिपल साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम. ऑब्वियसली क्योंकि आरआरएनए सिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ से राइबोसोम्स बनेंगे एंड देन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो पाएगी. ओके हालांकि न्यूक्लियोलस के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक अलग से टॉपिक पूरा दिया हुआ है आप लोग के सिलेबस में, एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है. तो मैं एक अलग से पूरे लेक्चर में न्यूक्लियोलस के ऊपर डिस्कशन करूँगी. ओके दैट्स इट. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज कंप्लीटेड. जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग को डिस्कस करना था वो यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. तो हमने स्ट्रक्चर का तो बात कर लिया बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. तो आप लोग के सिलेबस में तो बस स्ट्रक्चर ही डिस्कशन हमको करना है एज पर द सिलेबस, बट मैं चाहती हूँ आप लोग को फंक्शंस भी पता हो. अगर इन केस फंक्शन आ गया न्यूक्लियस का तो आप लोग वो चीज़ अटेंड कर लो इसीलिए. ओके तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो जो हमारा क्रोमैटिन है या क्रोमोसोम है वो किस में प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में. मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई है कि सपोज दिस इज द सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है या तो क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के पास है डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट रहता है जीन्स. तो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम में जो भी जीन है या डीएनए है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास है और उन जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को स्टोर करके रख रहा है न्यूक्लियस. देन सेकेंड पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस को हम मानेंगे कि वो वही साइट है जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए या जीन्स के पास है, और वही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन या फिर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल. तो वो प्रोसेस हो कहाँ रहा है? एक्चुअली में न्यूक्लियस में ही हो रहा है. देन थर्ड फंक्शन इज सेल डिवीजन. तो ये चीज़ भी मैंने आप लोग को बताई है कि जब सेल डिवीज़न होता है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस प्रोसेस हो, उसमें दो फेजेस होते हैं. एक होता है कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, एक होता है साइटोकाइनेसिस यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म. तो फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस एंड देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल्स. दैट मीन्स जब भी नए सेल्स बन रहे हैं तो उन नए सेल्स का जो ग्रोथ होगा साइज में, दैट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्लस सम अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और यही सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जीन्स. कौन से जीन्स? जो कि क्रोमैटिन में प्रेजेंट है या क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज सेल डिफरेंशिएशन, यानी जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है सेल्स का, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम और क्रोमैटिन. ओके
देन नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस ही वो साइट है जहाँ पे आरआरएनए सिंथेसिस होता है, दैट मीन्स उसको हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए टू डीएनए, यानी डीएनए अपने ही जैसे बहुत सारे रेप्लिका या कॉपीज को फॉर्म कर रहा है, और ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में ही हो रहा है। तो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे डीएनए है यानी न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस में हो रहा है रेप्लिकेशन प्रोसेस। सेम हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनेंगे, तो ये चीज़ अगेन कहाँ पे होता है, यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस में ही हो रहा है, क्योंकि अगेन डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के पास है। तो डीएनए टू डीएनए या फिर डीएनए टू आरएनए दोनों प्रोसेस हमारे न्यूक्लियस में ही होते हैं। लेकिन अगर आरएनए के टाइप्स आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आरएनए इज ऑफ 3 टाइप, लाइक mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, tRNA दैट इज ट्रांसफर आरएनए, rRNA दैट इज राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों ही आरएनए न्यूक्लियस में बनते हैं। हाउएवर अगर हम पर्टिकुलरली rRNA का बात करें तो ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज्ड होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स सेल में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो, उनको कंट्रोल कौन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। इतना तो हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एंजाइम प्ले द रोल ऑफ कैटालिस्ट। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं सेल के, उनको कंट्रोल या रेगुलेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम्स की सिंथेसिस कौन करवाती हैं, जीन्स, जो कि क्रोमोसोम या क्रोमैटिन में प्रेजेंट है। वही जीन्स एंजाइम्स का सिंथेसिस करवा रहे हैं, और फिर वो एंजाइम्स डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट ईयर इज जेनेटिक वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब होता है डिफरेंसेस। तो जितना भी जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है वो किस लेवल में आएगा, ऑब्वियसली जीन लेवल में आ रहा है, जीन्स में आ रहा है, और वो जीन्स क्रोमैटिन में प्रेजेंट है या क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो जितने भी जीन्स में जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, एज अ रिजल्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब समझ रहे हो, चेंजेस, जो भी चेंज आ रहा है एज अ रिजल्ट जिसके कारण नई स्पेशीज बन पा रही है, तो वो इवोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक वेरिएशन का, जो कि हम जीन्स में देखते हैं। डन, समझ आया, फंक्शन इज कंप्लीटेड। दैट्स इट बेटा, बस इतना तक ही था हमारा अबाउट न्यूक्लियस। सिलेबस में तो बस दिया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बट मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी बता दिया है, इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें। और रही बात न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड क्रोमैटिन रेटिकुलम, इसका अलग अलग करके डिटेल्ड वीडियोस भी आएगा, क्योंकि ये अलग से मेंशन है आपके सिलेबस में, तो मे भी ये एज शॉर्ट नोट आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो मैं नहीं चाहती कि हम कोई रिस्क लें, इसीलिए मैं उसके लिए अलग अलग टॉपिक के हिसाब से लेक्चर बनाऊंगी और अपलोड करूंगी बहुत जल्द। ओके, बट जो थोड़ा बहुत आप लोग को स्ट्रक्चर में लिखना है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है, नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी डाउट है अगर तो। और अगर पसंद आ गई है बेटा तो लाइक कर देना वीडियो को। ऑल्सो अगर अब तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जूनियर, सीनियर। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।